ये है खबरों की खबर और आप देख रहे हैं खबरों की खबर टीवी। यहाँ स्टेज पर मौजूद तमाम मुहतरम शख्सियात, हैदराबाद से मेहमान, दिल्ली से आए हुए मेहमान और मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है कि आज जिस मकसद के साथ हम एक जगह जमा हुए हैं, मकसद यही है कि आने वाली 20 तारीख को महाराष्ट्र की असेंबली में, जहां मेरे और आपके मुस्तकबिल के फैसले होते हैं, उस ऐवान में, उस असेंबली में हम अपना नुमाइंदा भेजे और उस नुमाइंदे को किस तरीके से भेजे, किस इत्तेहाद के साथ भेजे। आज यही अपील और यही दरख्वास्त लेकर हम आपके सामने आए। यहाँ बड़ी तादाद में मेरे अपने नौजवान दोस्त और भाई हैं। मैं इस मौके पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मेरे भाई जवाद जैदी और हैदर सरकार और उनकी पूरी टीम का, और उससे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अज्जू अंकल का, इसलिए कि अज्जू जैदी साहब शहर औरंगाबाद की वो शख्सियत है कि जब भी अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों में यहाँ पर किसी परेशानी का या किसी तकलीफ का सामना आया, कभी इज्तिमाई मामला आए, तो सबसे पहले मैंने अज्जू जैदी साहब को सफ़े अव्वल में पाया। मैं अज्जू जैदी साहब का आज अल्हम्दुलिल्लाह शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और आज ये उम्मीद लगाता हूँ कि आप अपने स्टेज पर देखा तो हमें यकीन हो गया कि इंशाअल्लाह हमारी जीत से हमें कोई रोक नहीं सकेगा। ये कोई स्टेज से कहने वाली बात नहीं है, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, साहब हूँ, जो दिल में होता है वो बोलता हूँ। मैंने कई मरतबा देखा कि जब सबका काम हो गया, किसी की दाल नहीं गली, तो वहां पर हमने अज्जू अंकल को याद किया, अज्जू जैदी साहब को याद किया, तो हमने अज्जू जैदी साहब ने वो काम कर दिखाया जो आमतौर से हमने किसी और नेता में वो काम करने की हिम्मत नहीं देखी। मैं बिल्कुल जिम्मेदारी से और ईमानदारी से ये बात कह रहा हूँ और हमें बड़ी खुशी है कि अज्जू जैदी साहब जैसे लोगों की सरपरस्ती और रहनुमाई हमें हासिल है। हम उम्मीद करते हैं अज्जू अंकल कि आप जिस मकासद के तहत हमारे सरों पर अपना शफाकत का हाथ रखे हुए हैं, जिस मकसद के तहत जिन उम्मीदों से रखे हैं, चाहे वो जैदी फैमिली का कोई मेम्बर हो, मेरा रहने चशी कोई भाई हो, या मैं आपका छोटा भतीजा हूँ, भाई हूँ, तो हम इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि आपकी उम्मीदों पर पूरा उतर सके। तो बात बहरहाल ये है कि आज से ठीक तकरीबन 8 दिन बाद मुझे और आपको अपने मुस्तकबिल का फैसला करने का मौका मिलने वाला है। मेरे नौजवान दोस्तों बुजुर्गों, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ मुसलमानों की जमात है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लोग सिर्फ सियासी बातें, मुसलमान नौजवानों को बरगलाने की बातें, जज्बाती बातें करने वाली जमात है। जो लोग आपसे ये कहते हैं, जरा उनसे पूछना, कभी आपके दरमियान आते हैं और आपको बहकाने की और फुसलाने की और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे पूछना, अगर जमात यानी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर सिर्फ जज्बाती जमात होती, तो आज से 400 मीटर की दूरी पर जो काला दरवाजा आप देख रहे हैं, इसके आसपास से रोड निकालने के लिए करोड़ों रुपए का फंड कौन मंजूर किया? जरा उनसे पूछना कि बुढ़ी लाइन में खंडर बनी नेहरू भवन की इमारत जो खंडर बन चुकी थी, आज वहां पर सैकड़ों दुकानों के साथ शानदार कॉम्प्लेक्स कौन बना रहा है? जरा उनसे पूछना कि हज हाउस जो खंडर बन चुका था, जो महाराष्ट्र सरकार कांग्रेस सरकार ने ऐलान तो कर दिया था, लेकिन वो इमारत खंडर बन चुकी थी, उसका तामीरी काम रुक चुका था, उसे दोबारा जिंदा करने का काम और आज माशाल्लाह एक शानदार इमारत तामीर करने का काम किसने किया? तो मैं समझता हूँ कि वो कहेंगे, वो अपना जवाब तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन दिली जी में जरूर मानेंगे कि ये काम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने किया। जरा उनसे पूछना, जब डेवलपमेंट की बात आई कि जिस रोड पे आज हम बैठे हैं, ये ऐसे 300 करोड़ रुपए के रोड जो स्मार्ट सिटी में मंजूर हुए थे, उसमें से तकरीबन 120 करोड़ रुपए डेवलपमेंट के काम आपके अपने इलाकों के तरक्याती काम करवाने का काम किसने किया? तो वो मजलिस ने की। जरा उनसे पूछना, जब प्रधानमंत्री आवास योजना की फाइल भरी जा चुकी थी, 7 साल गुजर चुके थे, गरीबों के मकानात की फाइलें धूल खा रही थी, उन फाइलों को दोबारा जिंदा करने का काम मेरे और आपके इत्तेहाद से जिस साहिब को हमने दिल्ली पहुंचाया था, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हमारे एक्स-एमपी इम्तियाज जलील ने किया या किसी और ने किया? बात जब डेवलपमेंट की आती है तो ये बातें जरूर पूछना हो। जब कभी भी हमारे इलाकों के महानगर पालिका के मसाइल की बात आई, हमने सफे अव्वल में नासिर सिद्दीकी साहब को सबसे आगे पाया। इसीलिए आपके दरमियान जिस उम्मीदवार का सदुद्दीन ओवैसी साहब ने उतारा है,
बड़े सोच समझ कर और बहुत दूर अंदेशी के साथ आपके सामने उतारा है। कई सालों तक नासिर सिद्दीकी साहब पर ये नजर रखी गई कि ये कितना काम का बंदा। आज मैं आपके सामने इत्तेहाद की भीख मांगने आया हूं। इत्तेहाद की भीख मैं आपके सामने नासिर सिद्दीकी साहब के लिए मांगने नहीं आया हूं। इत्तेहाद की भीख, आपके वोटों की भीख मैं आपके अपने लिए मैं मांगने नहीं आया हूं। मैं आपके दरमियान जो पैगाम लेकर आया हूं, आपका वोट आप कतई ये न समझे कि आप नासिर सिद्दीकी साहब को डाल रहे हैं, बल्कि आपका वोट उस आवाज को जोड़ आ रहा, उस आवाज को पहुंच रहा है जो आपके लिए लोकसभा में उठती है। आपका वोट उस आवाज को पहुंच रहा है जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ टीवी चैनल पर आपके खिलाफ उठने वाली आवाज का डट कर मुकाबला करता है। आपका वोट उस शख्स को जा रहा है जो ट्रिपल तलाक जैसे बिल को मोदी के मुंह पर फेंकता है। तो ये मत समझिए कि आपका वोट नासिर सिद्दीकी साहब को जा रहा है, बल्कि आपका वोट आपके खिलाफ उठने वाली आवाज को ताकत फराहम करने के लिए जा रहा है। बहुत सारे लोग आपके दरमियान करीब आने वाले हैं। आपके वोटों को खरीदने की कोशिश की जाएगी। कई सारे हमारे गरीब भाई हैं जो कोई मजबूरी में अपने वोटों को बेच देते हैं। लेकिन यकीन जानिए, अगर आप अपने आप को 1000 रुपए में एक वोट बेचेंगे तो मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूं कि आइंदा 5 सालों में 1800 दिन होते हैं और आपका 1000 वोट मतलब आप अपने आप को रोजाना 50 पैसे के अंदर बेच रहे हैं, जो आज एक चलता फिरता फकीर भी आपसे वसूल करेगा। तो मेरी नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, उन लोगों से पूछना जो आपके दरमियान इंतशार पैदा करने के लिए आ रहे हैं कि कहां थे उस वक्त आप जब हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही? कहां थे उस वक्त जब नुपुर शर्मा आपके खिलाफ नाज़िमा कलमात का इस्तेमाल कर रही थी? आखिर क्यों नहीं आए ये पॉलिटिकल पार्टीज के लोग और दूसरी सियासी जमातों के लोग, खासतौर से मेरे अपने कलमा को मुसलमान नेता इस शहर के कहां थे उस वक्त जब इम्तियाज जलील ने आवाज लगाई थी कि चलो मुंबई हम साथ चलते हैं, हम आपकी क़यादत पे चलते हैं, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं? क्यों हिम्मत नहीं की किसी ने? इसलिए हिम्मत नहीं की कि उनके सियासी आकाओं ने उनको सिर्फ आपके वोटों के बटोरने के लिए आपके दरमियान छोड़ रखा है। हमने तो हमेशा कहा कि आओ बेबाक नुमाइंदगी करो, हम आपके पीछे चलने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनकी आला जो सियासी आका है उन्होंने कभी उन्हें इस बात की इजाजत नहीं दी। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, आने वाला वक्त बहुत कठिन है। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आपके दरमियान आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी। जितने नौजवान और बुजुर्ग हैं यहाँ पर, अपने दिल पर हाथ रखकर पूछिए अपने आप से कि साल 2014 से पहले आपने नहीं सोचा था कि आप इस शहर के अंदर अपनी क़यादत खड़े कर पाएंगे, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि जिसने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये तौफीक बख्शी कि उन्होंने औरंगाबाद का रुख किया और 2014 से हमने शहर के अंदर अपनी क़यादत को मजबूत किया। तो शर्मिंदा मत होने दीजिए उस शख्स को जो आपके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर बंगाल तक, जुला बाजार हो, दिल्ली लाइन हो या औरंगाबाद शहर की कोई गली हो, दर दर भटक रहा है, आपके दरवाजे पर खटखटा रहा है, आपसे इत्तेहाद की भीख मांग रहा है। क्यों भीख मांग रहा है? जरा सोचिए अपने आप से। वो चाहता है कि इस मुल्क के अंदर, इस शहर के अंदर जैसी दूसरी कौमों के बच्चे पढ़ रहे हैं वैसे हमारी कौम के बच्चे भी पढ़े। जैसे दूसरी कौमों को मराहत मिल रही है, सहूलियात मिल रही है, वैसे आपको भी मिले। अगर 20 नवंबर को हमने अपने इत्तेहाद का मुजाहरा नहीं किया तो फिर वही फिस्ताई ताकतें यहाँ पर अपने उरूज की तरफ बढ़ेगी। वही फिस्ताई ताकतें आपको दोबारा आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगी। हम बस यही चाहते हैं आपसे, कल जब ये मासूम बच्चे आपसे पूछे या मेरा बेटा मुझसे पूछे कि बताओ जब आपके वक्त में जुल्म और नाइंसाफी का दौर चल रहा था, उस वक्त आपने जुल्म और नाइंसाफी को रोकने के लिए क्या किया था, तो कम से कम मेरे पास बोलने के लिए जगह होनी चाहिए कि बेटा उस वक्त हमने आपका साथ दिया था, हमने मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का साथ दिया था। हम यही एहसास आपके अंदर पैदा करने के लिए और यही दरमंदाना अपील आपसे करने के लिए आए हैं कि चाहे कोई आ जाए, कितना ही इंतशार पैदा करने वाले आ जाए,
اس شخص کو دیکھنا جو آپ کے لیے گلی گلی گھوم رہا ہے، اس آواز کو دیکھنا جو آج ہندوستان کے ہر بڑے سے بڑے، دنیا کے ہر بڑے سے بڑے ٹی وی چینل پر آپ کے لیے لڑائی لڑتا ہے۔ کیا اس کی فیملی نہیں ہے؟ کیا اس کا اپنا کاروبار نہیں ہے؟ کیا اس کا دل نہیں بولتا کہ کچھ وقت خاندان کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے؟ لیکن کیا وجہ ہے کہ آپ کے لیے میرے لیے گلی گلی گھوم رہا ہے؟ تو اس کو شرمندہ مت کرنا میرے بھائیوں۔ میں آپ سے ایک وعدہ تو ضرور کرتا ہوں ناصر صدیقی صاحب کی غائبانے میں، کہ ناصر صدیقی صاحب جو نمائندہ آپ کے درمیان جماعت نے بھیجا ہے، پچھلے 5-7 سالوں کا جو میرا تجربہ ان کے ساتھ رہا ہے، آپ کے لیے ہر وقت 24 گھنٹے تیار رہنے والا نمائندہ ہے۔ اس کی اپنی سچت، اس کی اپنی طاقت کے ساتھ اس نے ہر ممکن کرنے کی کوشش کی ہے۔ بس 20 نومبر کو یاد رکھیے کہ اتحاد کے ساتھ آپ کو ووٹ کرنا ہے۔ اگر میں بھاشن کروں گا، آپ تقریر سنیں گے، ناصر صاحب آئیں گے، اپنی بات کریں گے اور چلے جائیں گے، اور ہم ایک دوسرے کی تعریف کرتے بیٹھیں گے۔ اسد الدین اویسی صاحب کو ہم یوٹیوب پر دیکھیں گے، واہواہی کریں گے، اکبر الدین اویسی صاحب کو دیکھیں گے اور واہواہی کریں گے، تو اس سے ہماری لیڈرشپ نہیں کھڑے ہوگی۔ لیڈرشپ اگر کھڑے ہوگی تو آپ کے متحدہ ووٹوں سے کھڑے ہوگی۔ اور ایک بات یاد رکھ لیجئے، جمہوریت میں انہی قوموں کی تعداد، انہی قوموں کو اہمیت دی جاتی ہے جن کے سروں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جن کے ووٹوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ تو 20 نومبر کو برائے مہربانی اپنا زیادہ سے زیادہ ووٹ 20 نومبر کو بٹن کے حق میں لگائیں۔ بٹن نمبر 12 مشین کے اوپر دیا گیا ہے، اس بٹن نمبر 12 پر زیادہ سے زیادہ تعداد میں ووٹ کریں تاکہ اس شہر اورنگ آباد میں ہم اپنی قیادت کو کنٹینیو کر سکے۔ مجھے یہاں پر جواب دے دیا، آپ نے بلایا، بولنے کا موقع دیا، اس کے لیے بہت بہت شکریہ۔ میں معذرت چاہوں گا، مجھے دوسرے جلسے میں بھی جانا ہے، میں منان سے معذرت چاہوں گا، اس سے میں اندر نکال رہا ہوں۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔